बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का जो कल इजलास हुआ था, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक एलामिया भी पढ़कर सुनाया और उसके साथ साथ आर्मी चीफ ने तकरीबन 50 मिनट तक वहाँ पर ब्रीफिंग दी थी। उसके हवाले से हम कल आपके साथ तफसील के साथ बात भी कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही अपोजिशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या इस मौके पर बानी पीटीआई से जो मुलाकातें हुई अलीमा खान और बाकी लोगों की, और जो मौक़िफ़ उनका सामने आया, उसने पूरी कौम को हैरान करके रख दिया है। सवाल किया जा रहा है कि पीटीआई और उसके हलीफ, मैं वाज़ेह तौर पे मैंगल साहब की बात कर रहा हूँ, अचकज़ई साहब की बात कर रहा हूँ, वो तमाम के तमाम जो हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किसी भी ऑपरेशन के मुखालिफ क्यों हैं और वो इस वक्त कौम को तकसीम क्यों कर रहे हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का जो एलामिया सामने आया, उसमें तो किसी नए ऑपरेशन का कोई फैसला शामिल नहीं था, ना ही इस किस्म का कोई ऐलान किया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि पहले जो गवर्नेंस की खामियां थी उनको दूर किया जाएगा। ये भी गुज़िश्ता रोज़ी हुआ कि अरबों रुपए की खती रकम खैबर पख्तूनख्वा को जारी की गई ताकि वो वहाँ पर काउंटर टेररिज्म की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर बना सके। अब जो तजियाकार हैं वो ये कहते हैं कि जब हम जंग की बात करते हैं, जहाँ पर लहू बह रहा होता है, वहाँ पर अगर मगर नहीं होते। यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जिनकी अपनी वालदा साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दों के हाथों ही शहीद हुई थीं। उन्होंने कहा कि जब हम इस अहम कौमी मसले पर बात करते हैं तो इस पर अगर मगर नहीं होते। और इसी मौके पर जो मौलाना फजलुर रहमान जो कि देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब हम बात करते हैं दहशतगर्दी के हवाले से एक दानिशवराना नौइयत की या इसकी तफसीलात की, तो यकीनी तौर पर वो मसलक जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं, उसी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वारजी दीन की गलत तशरीह भी करते हैं। लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान को इस मौके पर खराज तहसीन पेश नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनको सराहा नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने बबांग दहल ईवान के अंदर खड़े होकर कहा कि जो रियासत के आगे हथियार उठाएगा, और ख़ासतौर पर एक ऐसी रियासत जो इस्लामी रियासत है, जिसका आइन जो है इस चीज़ की ज़मानत देता है कि यहाँ पर कोई भी कानून साजी इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, तो वो मुजाहिद नहीं, वो दहशत गर्द है। इससे पहले मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की शहादत पर जामिया हक्कानिया में भी मौलाना फजलुर रहमान ने इसी किस्म की एक ज़बरदस्त और मुदल्लल तकरीर की थी। अब सवाल ये किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की मुखालफत, और अभी तो खैर नए किसी ऑपरेशन का ऐलान भी नहीं किया गया, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी, जब हम ये कहते हैं कि जंग में अगर मगर नहीं होता, जंग में सिर्फ ये होता है कि तुम हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन के साथ हो, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन, पाकिस्तान की फ़ौज के दुश्मन और मजमूई तौर पर पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन दहशतगर्दों के साथ जाकर खड़ी हो गई है? ये सवाल भी किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आप अमन नहीं कायम कर सकते जी, आप ऑपरेशन के जरिए अमन कैसे कायम करेंगे? माजी में भी ऑपरेशन किए गए, तो याद करवाना है कि 2009-10 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सदर आसिफ अली जरदारी जो इस पर बिल्कुल कमिटेड थे, उस वक्त जो स्वात में ऑपरेशन किया गया था, और स्वात उस वक्त इलाका गैर बना हुआ था, स्वात में ऑपरेशन के जरिए अमन बहाल किया गया, वहाँ की सियाहत को बहाल किया गया, वहाँ की तामीर व तरक्की को बहाल किया गया। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब जनरल राहिल शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे, तो उस दौर में जब नामसाइद हालात थे, उस वक़्त भी मईशत जो थी तरक्की की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो एक खतीर रकम निकाल कर ऑपरेशन ज़रबे अज़ब किया गया था, और उसके नतीजे में 2018 तक दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया गया था। दहशतगर्दी का कला कमा हो गया था, अमन कायम हो चुका था, और इसका फ़ायदा फिर अगली हुकूमत ने उठाया, लेकिन इसके साथ ही गलत फ़ैसले किए गए, और उन गलत फ़ैसलों का नतीजा ये है कि आज एक बार फिर हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। मुझे माजरत के साथ कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हलीफ कहते हैं कि जनाब ये तो स्मगलर माफिया नहीं, ये तो मादनियात की लड़ाई है, ये दहशतगर्दी नहीं है, ये तो मादनियात के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो क्या मेरा ये सवाल
अहले इल्म के सामने है, अहले नज़र के सामने है कि जब हम बदअमनी की बात करते हैं वो तो हमें वज़ीरिस्तान में नज़र आती है, वो तो हमें बन्नू में नज़र आती है, वो हमें कर्क में नज़र आती है, वो हमें टांक में नज़र आती है, वो हमें डेरा इस्माइल खान में नज़र आती है। लेकिन जब हम हज़ारा बेल्ट की तरफ आते हैं, हरीपुर की तरफ आते हैं, हवेलिया की तरफ आते हैं, एबटाबाद की तरफ जाते हैं, मानसरा शांगला की तरफ जाते हैं, कोहिस्तान की तरफ जाते हैं, गिलगित और हुंजा और बल्तिस्तान की बेल्ट की तरफ जाते हैं, वहां पर क्या मादनियात नहीं है? वहां पर तो सब कुछ अमन और सुकून के साथ हो रहा है और पुरअमन तरीके से उसी सूबे से वाबस्ता इलाके या उससे मुल्हिका इलाके आगे बढ़ रहे हैं तामीर और तरक्की में। मामला कुछ और है, मामला कुछ और है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि जो स्मगलिंग मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर की हिदायत पर एक बड़े इनकलाबी कदम के तौर पर 90% तक रोक दी गई है। वो स्मगलर माफिया नहीं चाहता कि अमन कायम हो। यही वजह है कि वो स्मगलर माफिया आगे बढ़ता है। वो उन कंस्ट्रक्शन कंपनियों के सामान जला देता है जो डेवलपमेंट का काम करती हैं। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमले करते हैं क्योंकि वो वहाँ पर तामीर व तरक्की नहीं चाहते। वो मजदूरों पर हमले करते हैं, उन्हें कत्ल कर देते हैं क्योंकि वो वहाँ पर अमन नहीं चाहते। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। हम जो है इन चीज़ों का क्या आप कहेंगे, इसको नतारा करते रहेंगे, खोल के सामने लाते रहेंगे, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं बहुत ही मशकूर हूँ, जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में दफ़ाई तजियाकार हैं आप और वक्त दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सरबराह हैं तहरीके नौजवानान पाकिस्तान के। अब्दुल्ला साहब एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं स्टूडियोज़ में मेरे उस्ताद हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप बेहतर तौर पे सियासियात को, मामलात को समझते हैं, जामिया पंजाब से आपका तल्लक है, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि एक मुखालफत शुरू हो गई ऑपरेशन के हवाले से, और मेजर जनरल शाहिद महमूद साहब, असल में मसला यहाँ पर पैदा हो जाता है कि लोग कहते हैं जी ऑपरेशन के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट होती है, लोग जो हैं अपने घरों को छोड़ देते हैं, लोगों पे मुश्किल आती है, इस वजह से हम ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। तो क्या ऑपरेशन ना किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और मेरा बहुत ही दोनों एमिनेंट पैनलिस्ट को बहुत ही बादब सलाम। देखिए, लेट मी मेक अ फंडामेंटल स्टेटमेंट, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं जी। और स्टेटमेंट यह है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में, वी आर इन द वॉर। अब जब आप वॉर में चले जाते हैं तो फिर वॉर को वही कौमें लड़ सकती हैं जो एज अ नेशन, बिकॉज वॉर जो होती है जी वो अमानत होती है कौम की। और अगर कौम ने डिसाइड करना है कि हमने इस जंग को जीतना है, तो फिर जो फैसले किए जाते हैं नेशनल लेवल के या कंसेंसस के साथ, या जो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट की जाते हैं, उनके साथ खड़ा होना होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की रियासत का जो स्टेचर है वो बहुत हाई है, और हम कई दफा अपनी पेटी पॉलिटिक्स की वजह से, पर्सनल गेन्स की वजह से, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, आपने भी जिक्र किया जो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो एनवायरनमेंट आपने थोड़ी सी खींची है, उसके बाद वो लोग इसको स्कटल करते हैं जी। पहली बात यह है कि हम वॉर में हैं, और दूसरी बात यह है कि हमें जो थ्रेट इस वक्त हुआ है, या जो एप्लीकेशन पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड, ग्रे हाइब्रिड और प्रॉक्सी वॉर, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसका मिक्स की जो एप्लीकेशन हुई है, दिस इज वेरी वेरी सीरियस। ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की जंग है, ये पाकिस्तान की आजादी की जंग है। तो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं कि जी ऑपरेशन करना है, नहीं करना। भाई जब कैंसर हो जाएगा तो एक अज़ा अगर काटना भी पड़े तो काटना पड़ेगा। हाउएवर कोई ऑपरेशन की बात इस वक्त इस तरह मेजर हुई भी नहीं है, और प्रॉब्ली ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता जो भी सपोर्टर्स, अबेटर्स जहां पर भी मौजूद है, जो लोग इस टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, उनका पीछा किया जाएगा विद इन एंड विदाउट। दिस इज द रिजॉल्व जिसका जिक्र किया गया है। ऑपरेशंस की अभी बात ही नहीं कि यहाँ स्कटलर्स बहुत है, हम गलत डिस्कशंस की तरफ चले जाते हैं। जो स्पेक्ट्रम है थ्रेट का, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो बलोचिस्तान में है वहां पे सी पैक है, हम चाइना के साथ कर रहे हैं। वहां अदर देन इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका इंटरेस्ट है, जो स्कटल करना चाहेंगे। इसी वजह से BLA, BRA, BRF, आप देख रहे हैं मजीद ब्रिगेड, इन लोगों की लीडरशिप वेस्ट में भी बैठी हुई है, वेस्ट में भी बैठी हुई है। अफगानिस्तान और इंडिया तो है ही है, इंडिया तो उनका अपना घर है उनकी लीडरशिप का। मिड टीयर एंड अपर टीयर एंड टॉप लीडरशिप जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले रही है, उनको सेफ हेवंस मौजूद है उनकी अफगानिस्तान में। और इन सपोर्टर्स और जो फुट सोल्जर्स हैं, इनको उन्होंने अभी पुश किया है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ये किसी एक सूबे की जंग नहीं है,
ये किसी एक शख्स की जंग नहीं है, ये किसी एक पार्टी की जंग नहीं, ये पाकिस्तान की जंग है और कलेक्टिवली लड़ना मैं है। इससे पहले कि अगर अटैक हो अब्दुल्ला रहे साहब की हैं तरफ जाऊं या प्रोफेसर साहब की तरफ जाऊं, सिर्फ एक बात बताइएगा, दो बातें की जा रही हैं कि पहली बात यह है कि माजी में भी ऑपरेशन किए गए, और तो क्या वो कामयाब ऑपरेशन नहीं थे, क्या उनका फ़ायदा नहीं हुआ? और दूसरी बात कि अगर ये दूसरा सवाल ये उठा देते हैं कि अगर ये ऑपरेशन हुए हैं तो फिर दोबारा दहशतगर्दी आ गई है तो उनका फ़ायदा क्या? जी देखिए, दोबारा दहशतगर्दी आ गई तो दोबारा दहशतगर्दी की वजूहत है। एक तो बहुत सारे अवामिल है। ऑपरेशन मैं बताऊं जी, 2007-8 में अभी आपने सवात का जिक्र किया, बाजोड़ का सवात का जिक्र किया, गवर्नमेंट्स का जिक्र किया। मैं उन दिनों में हमने सवात में भी ऑपरेशन किया 2007 में, और 2008 में हमने बाजोड़ में भी ऑपरेशन किया। वर्चुअली बाजोड़ और ये जो एरिया था, ये ऐसे लगता था कि जैसे अफगानिस्तान की किसी एजेंसी में आ गए हैं। रोड ब्लॉक्स थे, लोगों को इंटिमिडेट किया जाता था। और देखें, उन्हीं लोगों की प्रोटेक्शन की जाती है। या तो उन्होंने देखे एक फौज ने रहना है हमारे इलाकों में, या आप अपनी फौज रख लें या फिर दुश्मन की फौज रख लें, एक न एक फौज ने तो रहना है। फिर जब ऑपरेशन हो गए तो उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर तरीके से, उस तरीके से तो नहीं की जा सकी, आइडियल नहीं है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि बहुत आइडियल हुई, लेकिन वो जब इंटिमिडेशन में रहेंगे, जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो उनकी कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। हर बिल्कुल सही। कौम का अपना मजाज होता है। ये एक असल में प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम जो पॉपुलर स्लोगन्स होते हैं, हम ना एनालाइज करते हैं। द थ्रेट इन 2007 वाज डिफरेंट। 2025 की जो थ्रेट है, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस थ्रेट। वो आपकी पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं जी पाकिस्तान कश्मीर से हट जाए, न्यूक्लियर छोड़ दे, चाइना को छोड़ दे, और एक ब्लाइंड स्टेट की तरह, मरे हुए हाथी की तरह इधर पड़ा रहे। तो उस पे फिर कौन सियासत करेगा? रियासत होगी तो बिल्कुल सियासत सही, होगी ना। दिस इज अ ये बात वेरी बार वेरी बार बिल्कुल सीरियस सही थ्रेट। साहब आपने निशानदेही की, ये बात बार बार कही गई, और ये बात वजीर आजम ने भी कही, ये बात मौलाना फजल रहमान ने भी की, ये बात बिलावल भुट्टो ने भी की, और ये बात आर्मी चीफ ने भी की कि पाकिस्तान है तो उसके बाद अगर पाकिस्तान, अल्लाह इसको सलामत रखे, ताक़यामत रखे, पाकिस्तान रहेगा तो इस पर सियासत भी होती रहेगी। अब्दुल्ला गुल साहब, जो इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई है, जो इस वक्त ऑपरेशन को अगरचे बाकायदा ऐलान कोई नहीं है, लेकिन इससे पहले भी जो ऑपरेशन हो रहा है उसको जो मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और ख़ासतौर पर जब हम इलाकों की तकसीम को देखते हैं कि हज़ारा बेल्ट तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, वो तमाम जगहें जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगती हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, वहाँ पर ये स्मगलर माफिया है, वो चाहता है कि बदअमनी रहे, तरक्की ना हो, तजारत ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि जो अगर ऑपरेशंस की हिस्ट्री देखी जाए तो ऑपरेशंस जो हैं वो तकरीबन सारे ही सक्सेसफुल हुए हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये अलहदा बात है कि जब वो सिविल हुकूमतों के पास चले गए और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उसको फॉलो अप करना, उन तमाम चीज़ों को, जो ऑपरेशन बुनियादी तौर पे तो स्विफ्ट होता है, शॉर्ट होता है, प्रिसाइज होता है और फौरी तौर पे ख़त्म करके जो है, जिसको कहते हैं कि आंधी की तरह आना और तूफान की तरह वापस चले जाना, ये फौज का काम हुआ करता है और ये ज़रूर करना चाहिए। जब ज़रूरत पड़ जाए, अब आपने खुद ही ज़िक्र किया कि अगर जिस्म में नासूर बन जाए, तो मजबूरन लोगों को अपना हाथ भी काटना पड़ता है। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ख़्याल है कि जितनी बातें बताई जा रही हैं कि ये हो जाएगा, ये बुनियादी तौर पे उन लोगों की जानिब से है, जो शरपसंद एलिमेंट्स हैं, जिनका ड्रग का काम था, जिनका फ्यूल का स्मगलिंग थी, जिनको जो है वो दीगर स्मगलिंग, उनके जो मामलात चल रहे थे वेपन की, उन लोगों को ये जो है वो फाइनेंस कर रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जनरल राय साहब जानते हैं इस बात को, और इनको पता है कि ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ जब असेंबली में होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, जब असेंबली से बाहर हो जाते हैं तो ये नाराज हो जाते हैं, और नाराजगी के अंदर अंदर जो है ये दहशतगर्दी को अपना लेते हैं। ये कहाँ की तरीका बात है कि मैं नाराज हूँ? भाई, अगर नाराज हूँ, अगर फर्ज करें मैं अपने घर में नाराज हो गया हूँ, तो मैं अपने घर वालों को कत्ल करना शुरू कर दूं? ये कौन सी नाराजगी है? इसको नाराजगी नहीं, इसको दहशतगर्दी कहा जाता है। और अगर ये मादनियात के लिए भी कोई कर रहा है तो फिर उसकी भी ऐसी की तैसी फेरनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी जो है मेरे ख्याल में सेकंड ओपिनियन ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो इसके अंदर है वो है, आपको जिस तरह से अभी सवात ऑपरेशन की बात की गई, सवात ऑपरेशन बड़ा क्विक था, बहुत उसके अंदर है। और ये जनरल राहत साहब जो हैं, ये तो यॉलेस ट्रिप हैं, इनको तो गोली लगी हुई है, ये तो बड़े बहादुर आदमी हैं, हमें ये बताते नहीं है आपको, असल ये बड़े बहादुर आदमी हैं। तो ये पाकिस्तानी फौज के ऐसे जर्नैल अफसरान बहादुर भरे पड़े में हैं। इसमें हमें तो मतलब कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ये हमारे मुहाफिज हैं, हमें इन पे फख्र है और हमें
उनकी काबिलियत पे भी यकीन है। ये बात भी देखें कि इसके अंदर पूरी इंटरनेशनल कुव्वतें, जिसका अभी जिक्र किया कि सिर्फ रॉ नहीं बल्कि 9 दुनिया की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी जिनको तकलीफ है, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि वो क्यों पाकिस्तान का गवादर तरक्की करे, क्यों बलोचिस्तान के अंदर जो है सी पैक गुजरे, क्यों पाक चीन ताल्लुकात जो है वो इस्तेहकाम का शिकार हों, क्यों वस्ती एशिया तक तिजारती मंडियों तक जो है वो पाकिस्तान एक्सेस करे और उसकी मईशत को जो है वो एकदम बूस्ट अप मिले। ये तकलीफ तो फिर बहुत ज्यादा हो रही है और उसी की बुनियाद के ऊपर अफगानिस्तान को भी सेटल नहीं होने दिया जा रहा और पाकिस्तान के अंदर भी जो 2 खास तौर पे इलाके हैं, एक सी पैक का रूट जो है वो केपी से चलता है और एक सी पैक का रूट जो है वो बलूचिस्तान से चलता है। दोनों को इन्होंने जो है वो इंगेज रखा हुआ है, टारगेट किया हुआ है। अब आप ये देखें, मुट्ठी भर वसाइल हैं हमारे पास और उसके बाद जो है हमारे मसाइल हैं, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी मसाइल हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर हम बहुत ही जो नातवां सूरत के अंदर हम जो है वो फिर भी चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, हमारी हुकूमत भी, हमारी रियासती इदारे के भी और हमारी अफवाज भी रोजाना कुर्बानियां। मेजर साहब आज जो है वो उनकी शहादत हो गई। क्या खूबसूरत जवान, क्या कड़ियल जवान, इतना मासूम चेहरा। वो जवान कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन अपनी सियासत के ऊपर बात करते रहते हैं। अभी कल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ये बता रहे हैं कि हम मारंग के आंसू पहुंचेंगे, हम मारंग को जो है वो जाके बुलाएंगे, हम उसके पास जाएंगे, उसको इस्लामाबाद बुलाएंगे। किसी ने, मुझे कोई नहीं एतराज, चलो आपको वो जो आपने करना था वो कर दिया। आप साथ ये भी बोल दें कि हम शोहदा के भी घर जाएंगे, हम उन जो जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो लोग शहीद हुए मासूम, उनके पास भी जाएंगे, उनके भी जो है वो दुखों के ऊपर मरहम रखेंगे, उनके सरों पर जो है वो जो है हाथ रखेंगे, दिलासा देंगे, ताजियत करेंगे। खुदा का खौफ कर लें, आप किसके साथ खड़े हैं? आप बीएलए के तर्जुमान हैं, आप पाकिस्तान के तर्जुमान हैं या बीएलए के तर्जुमान हैं? आपको अपनी पाकिस्तानी कौम अजीज है या आपको दहशतगर्द अजीज है? हमें अब ये फैसला करना होगा। टीटीपी की बारी आती है तो इनको टीटीपी का जो है वो ज्यादा याद आ जाता है। अगर ये मादनियात हैं तो मादनियात किसकी हैं? पाकिस्तान की मादनियात है ना। पाकिस्तान का फायदा होगा, पाकिस्तान के लोग इसके अंदर जो है वो मुस्तफीद होंगे, पाकिस्तान की कंपनियां चलेंगी, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? मैं तो हैरान हूं कि ये बातें, इनको ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और किस एजेंडे के तहत कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में एक अजीब बात है और ऑपरेशन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्या करें? दहशतगर्द जो है वो आपके मुल्क में आके जो है वो लोगों को मार रहा है, आप उसको कहें कि नहीं नहीं आपने मेरे बच्चे मारे, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ मजाकरात कर रहा हूं। जहन्नम में गए ऐसे मजाकरात, ऐसी की तैसी फेरे। जो उनको जवाब आता है ना, जिस जबान के अंदर उनको समझाना जरूरी है, वही जबान उनको समझाई जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, फिक्री मुगालते पैदा किए जा रहे हैं, दानिशवराना गुमराहियाँ पैदा की जा रही हैं, ये कहा जा रहा है ये तो हमारे अपने लोग हैं। क्या आप वाकई ये समझते हैं कि हमारे बच्चों को मारने वाले, हमारे भाइयों को मारने वाले अपने लोग हो सकते हैं? क्या वो लोग जो दहशतगर्दी करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं या ताकत का जवाब फिर ताकत है? तो अभी जो इस वक्त नया ऑपरेशन तो कोई अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जो मौजूदा ऑपरेशन है उसे भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, उन कार्रवाइयों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। किस तरह देखते हैं इसको? अब ये देखें कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है पास्ट, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस 3 तरह से वॉर ऑन टेरर के हवाले से है और बड़ा कामयाब है। ये जो वॉर, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर थी ना, जो अमेरिका की सरपरस्ती में लड़ी गई, ये पाकिस्तान की और हमारे इदारों की काविशों के बगैर ये मुमकिन नहीं थी। सही। और वो जंग जीती गई। रीजनल आपने देखा, आपका मुल्क नेबर जो था डिस्टेबलाइज था, वहाँ पे वॉरलॉर्डिज्म आया मुख्तलिफ ग्रुप से, लेकिन पाकिस्तान एक पॉजिटिव रोल प्ले किया और आप देखते हैं कि आज निस्बतन अफगानिस्तान में एक स्टेबल रिजीम है। इसमें भी पाकिस्तान का बड़ा एक अहम किरदार है। आपने देखा है जब ये रिजीम कायम हुआ है तो हमारे लोग वहाँ गए हैं और ये देखा गया कि वहाँ पे जितनी पहले मुगैरत थी वो कम हुई। फिर लोकल देखें, पाकिस्तान 80 से अभी तो ये वाक़या भी नहीं हुआ था 9/11 का, तो बात की बात है, लेकिन हम तो ये जो वॉर हमने लड़ी सोवियत यूनियन के हवाले से और एक सुपर पावर को हमने यहाँ पे नाकुच ने चबाए अफगानिस्तान में, और फिर उसका जो इम्पैक्ट हम पे हुआ, हम कितनी कामयाबी से निकले उससे। आप यकीन करें, दुनिया में 200 मुल्क हैं, किसी मुल्क के इदारों का वो एक्सपीरियंस नहीं है इस वॉर को डील करने का जो पाकिस्तान को है, और हमने कामयाबी से किया है। अब क्या हुआ है, अब हम इस रेफरेंस में ये जो ट्रेन हाईजैक हुई है, नजम इसको सिर्फ यूँ ना कहें कि ये सिर्फ जो कल्प्रिट्स हैं ये कुछ टेररिस्ट हैं। अच्छा, इनको अब हमें थोड़ा सा ना इसको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त अपनी सलामती की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान की जो रियासत की जो रेट है उसको चैलेंज किया जा रहा है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और इन दिनों पाकिस्तान
मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिकली एक टेक ऑफ करने की पोजीशन में है। हमें कहा जा रहा था कि हम तो श्रीलंका बन जाएंगे, हम तो कोलैप्स कर जाएंगे, हम तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो जाएगा। आज दुनिया के इदारे और मूडीज़ भी और बाकी और IMF भी और जो हमें ताउन मिल रहा है, गोया इसका मतलब है कि ये माशी जो इस्तेहकाम है ये भी कुछ कुव्वतों को नहीं काबिल कबूल। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को एक तो डिस्टेबलाइज किया जा रहा है यहाँ पे, जिसको मैं कहूँगा अलहदगी पसंद, जो हमारे एक सूबे में और जिस तरह की वो बात करते हैं। अच्छा, वो तो रियासत को एक चैलेंज है रियासत को तोड़ने के लिए। अब बताएं इस तरह के लोगों के साथ अब किस अंदाज से कोई रियायत बरती जा सकती है। इसलिए कहा गया कि हमने जो अपना इमेज है ना, देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। ये कहा गया कि हमने अपना इमेज जो है वो एक सॉफ्ट स्टेट की बजाय एक हार्ड स्टेट के तौर पे लेके आना मजबूरी हो गई। अब तो मजबूरी इसलिए हो गई है कि एक ऐसा मुल्क जिसने पूरी दुनिया को स्टेबलाइज किया हो और इस वॉर का मुकाबला किया हो और एक फ्रंट लाइन स्टेट रहा हो, वो खुद कैसे डिस्टेबलाइज हो सकता है। बिल्कुल भी हमारे ना तो इदारे इतने वीक हैं, ना हम इतने कमज़ोर हैं, और जो रेजिलियंस पाकिस्तानी कौम ने दिखाई है और इतने नुकसानात के बावजूद, इतनी शहादतों के बावजूद, अब हमारे देखें जो हमारी एजेंसीज हैं, इदारे हैं, पुलिस है, अब ये जो शहादतें, इसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान में अगर आप इल्म सियासियात को के हवाले से, आप इसकी थ्योरी के हवाले से, या इसको आप जब प्रैक्टिकल पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो उस हवाले से डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि क्या ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? ऑपरेशन होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप खुली छुट्टी देंगे, अगर हमारे यहाँ ये जो लोग जिस तरह से हो रहा है, तो पाकिस्तान ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो, अदम इस्तेहकाम हो। वो हमारी माशी तरक्की को भी वो रुकावट बनेगा, हमारी जो दिफाई सलाहियत है उसको, उसमें भी वो रेट अटकाएगा। पाकिस्तान को बड़े आयरन हैंड्स जिसको कहते हैं ना, बड़ी, और ऑलरेडी देखें NSP जो है, नेशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, हम एक डेकेड से उससे भी ज़्यादा उसको लेके चल रहे हैं। उसमें होता ही है कभी कि हम उसमें कभी एक तेज़ी आ जाती जब वाक़यात होते। अब ये जो वॉर जिसको हम कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉर, ये नहीं पता लगता है कि हुई हो, लेकिन अब अच्छी बात ये होती है कि अब वो कुव्वतें सामने आ रही हैं। लेकिन मेरा बड़ा सादा था मेरा कि इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या हम इस मौके पर जब हमारी ट्रेनें यहाँ पर हाईजैक की जा रही हैं, जब रोज़ाना हमारे जवान जो हैं, हमारे बेटे शहीद किए जा रहे हैं, हर तरफ असले के अंबार नज़र आ रहे हैं, अमरीकी असला जो अफगानिस्तान मौजूद है वो हो रहा है, और हम यहाँ पर कहें कि नहीं, हम तो ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। अगर देखें, ये वो वाहिद मुल्क की जो सलामती और रियासत की जो बका है ना, उसके अब मुझे बताएं ये लोग उससे हट के बिल्कुल कोई आपके बच्चों को मार रहा हो, आपके भाइयों को मार रहा हो, और आप कह रहे हो कि नहीं, आप उनको जाके क्या एक नामनासिब लफ्ज़ है, उनको जाके आप लोलो पोपो करें, उनको आप उनसे मुज़ाकरात करें। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान अमन का हामी है। पाकिस्तान चाहता है कि उसके रियासत के अंदर भी अमन हो और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में भी अमन हो। लेकिन कल से जो इतलात आ रही हैं, ख़ासतौर पर इज़राइल की तरफ से गज़ा में हमलों के हवाले से, उसने भी हम सबको एक मरतबा फिर बेचैन कर दिया है। इज़राइल ने कल जंग बंदी को तोड़ दिया और गज़ा पर सहूनी जो थे हथियार वो इस तरह बरसते रहे, तैयारों की इस तरह बमबारी होती रही कि एक दिन के अंदर 413 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिसमें गज़ा की क़यादत के अहम लोग भी शामिल थे। और इसके साथ ही जब हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो अमेरिका की तरफ से भी इतलात आई कि 2 रोज़ पहले भी यमन पर हमले किए गए थे और एक मरतबा फिर अमेरिका की तरफ से भी यमन पर हमले किए गए हैं। अब जो आज ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि हम जिस जंग बंदी को बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे थे, उसी जंग बंदी में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स को भी वहाँ पर निशाना बनाया गया। और वहाँ से अगरचा इज़राइल की तरफ से बाद में इसकी तरदीद की गई, लेकिन अरब मीडिया से हमें जो तस्वीर और जो वीडियोस मिली हैं उनमें अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों में हम देख सकते हैं कि ज़ख्मी जो हैं उनको ले जाया जा रहा है और 5 ज़ख्मी और 1 शहादत, इस चीज़ को कन्फर्म किया गया। ये जो जंग बंदी ख़त्म हुई है और ख़त्म की गई है, और ख़ास तौर पे जब बात की जा रही है
उन लोगों के हवाले से, यरगमालियों के हवाले से, और अमेरिका उसके ऊपर अपना दबाव डाल रहा है, और हमास का जो रद्देमल आ रहा है इससे क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि एक मरतबा फिर जंग शुरू होने वाली है, और जब हम अमेरिका के यमन पर हमलों को देखते हैं तो इससे लगता है कि ये जंग शायद अब मशरक़ वस्ता में कहीं मज़ीद ना फैल जाए। ये क्या सूरत हाल है, किस तरह इसका एनालिसिस करते हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? और इस पर बात करने के लिए पहले डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब आप ही की तरफ आऊँगा। आप इसको किस तरह देखते हैं? ये जंगबंदी जो इसराइल ने तोड़ी है, ये पाकिस्तान ने इसको मुआहदे की ठीक ठाक खुली खिलाफवर्जी भी करार दिया है, और आलमी दुनिया से दरख्वास्त भी की है कि वो तशद्दुद को रुकवाए। शबीर अहमद खान साहब जी, के इसराइल जो है वो बदमाश की सूरत में इस वक्त एक्ट कर रहा है, और वो मुआहदा जो किया गया था उसमें थोड़ी बहुत अमल दरामद में रुकावटें भी हो सकती हैं, लेकिन बाकायदा हमला कर देना, त्यारों से हमला कर देना, सैकड़ों लोगों को मार देना, 130 बच्चों को मार देना, फिर ये क्या है? देखिए, इसराइल एक रोग स्टेट है और ये स्टेट टेररिज्म की जो है ना एक बेहतरीन मिसाल है। लेकिन अफसोसनाक बात ये कहा गया कि अमेरिका को भी इसमें एतमाद में लिया गया। ये सीज़ फायर जो कि ये था अंदाज़ा कि लिमिटेड टाइम के लिए थी, उन्होंने अपने जो होस्टेजेस थे उनको रिहा करवाना था, लेकिन आप देखें जिस मैसिव लेवल पे, यानी इसको सिवाय आप एक जेनोसाइड के और मैस किलिंग के और क्या नाम देंगे। इसराइल की मजम्मत की जानी चाहिए, पाकिस्तान ने हमेशा इसराइल की मजम्मत की है, और जो कॉज है फ़लस्तीनियंस का कि उनका राइट है कि वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसको हम कहते हैं कि वो अपने घरों को, आप इससे अंदाज़ा लगाएं जुल्म की इंतहा क्या होगी कि अभी तो वो वापस पहुंचे हैं अपने टूटे फूटे उजड़े हुए घरों में, मलबा बने घरों में, अभी तो वो वापस पहुंचे हैं। उनको ये भी नहीं ख्याल कि इनको उस मलबे के ढेर पे भी नहीं ये बैठने देना चाहते। जैसे आपने वो ट्रंप का गजा के बारे में पूरा प्लान जो है वो देखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इससे नजम जो एक आलमी ज़मीर है ना, आपने देखा कि पूरे वेस्ट में और खुसूसन अमेरिका में उनकी जामियात में लोग बाहर निकले। 250 तो प्रोफेसर थे जिनको गिरफ्तार किया गया, और तमाम बड़ी जामियात में उनके लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हमास के लिए इसराइल जो कार्रवाई उसने की है, लेकिन इससे जो आलमी ज़मीर है वो उसको झंझोड़ा गया है। उनके पास सिवाय अपनी ये कुर्बानी देने के कि अपनी जान की कुर्बानी दें, वो अपने घरों की कुर्बानी दें, वो जो उनका भी हक है जिस तरह के बाकी कौमें अमन और सुकून के साथ रहती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तारीख़ में इतने जुल्म सितम की कोई और मिसाल मिलती हो। लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि मगरिब में ही और ख़ुसूसन यूरोप में इसराइल का जो केस है वो कमज़ोर पड़ रहा है, और जो हमायत है फ़लस्तीनियंस के लिए, उनके एक अलहदा होमलैंड के लिए, जिसको आप दो रियासती हल कहते हैं, उसके लिए दबाव बढ़ रहा है। फिर दूसरा, यूक्रेन में ये मामला रिजॉल्व करने जाना चाहते हैं। अच्छा, वहाँ अमेरिका जो है वो रूस को किस तरह से मज़म्मत करेगा अगर ये ख़ुद ये कार्रवाई में बराबर का शरीक होगा, और लोग ये मानते हैं कि इसराइल जो कार्रवाई करता है उसके पीछे अमेरिका जो है उसकी पुश पे होता है। मैं कहूँ कि बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो पे जो कमला हारिस जो इलेक्शन हारी हैं, उसको थोड़ा सा अगर डीपली एनालिसिस करें तो यकीन करें कि वहाँ के अपने जो लोग हैं वो ये समझते थे कि अमेरिका ने भरपूर साथ दिया है, और इसी वजह से वो जो बाइडन की जो पॉलिसीज थी उसका खमियाजा कमला को उठाना पड़ा। ये बड़ा अहम नुक्ता है। मैं इस पर कमेंट चाहूँगा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का भी, क्योंकि जिस वक्त ट्रंप जो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो वो मुस्लिम इलाकों या अरब इलाकों में वोट लेने के लिए गए, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं जंगों को रोकूंगा, मैं जंगें रोकने के लिए आया हूँ, मैंने पहले भी कोई जंग नहीं की थी, अब भी कोई जंग नहीं करूंगा। लेकिन इस वक्त जब हम अमेरिका के यमन पर हमलों को देख रहे हैं और बराह रास्त हमले किए जा रहे हैं वहाँ पर, और हम इसके साथ साथ नेतन्याहू को एक मरतबा फिर उसी बदमाशी पर, खुली बदमाशी पर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आते हुए देख रहे हैं, सैकड़ों लोगों को एक ही दिन में शहीद किया जा रहा है, तो क्या समझा जाए कि ट्रंप ने एक मरतबा फिर यू टर्न ले लिया? नहीं, देखें, बात बड़ी वाज़ेह है। डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था कि इजराइल को भी ये कहा था कि हमें ये इसका सियासी हल निकालना है, और यही बात उन्होंने मोर और लेस जो है सदर ज़ेलेंस्की को भी कही थी। सदर ज़ेलेंस्की के साथ तो रवैया आपने देख लिया। दूसरी जानिब जो है हमने कुर्सी घसीटते हुए और कुर्सी पे जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बिठा रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू के, जो कि आलमी अदालत से दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि उसको बाकायदा वहाँ यूएन जनरल असेंबली में खिताब के लिए भी बुलाया जाता है।
क्या अगर कोई अरब दुनिया का, मुसलमान दुनिया का या किसी और दुनिया का मुल्क का आदमी जिसको आलमी अदालत जो है दहशतगर्द करार देती, क्या वो अमरीकी सरजमीन पे कदम रखता तो क्या उसको गिरफ्तार किया जाता या उसको यूनाइटेड नेशन में तकरीर का मौका दिया जाता और उसकी पजराई की जाती। दूसरी जानिब जो है वो $18.5 बिलियन से ज्यादा की वो एड दी और एंटनी ब्लिंकन जो कि उस टाइम पे वजीर खारजा थे अमेरिका के, वो जिस दिन ये 7 अक्टूबर 2021 को जब ये 21 कह रहा हूँ 23 को जब ये वाकयात हुए, तो उसके बाद आप 22 को जब ये हमला हुआ, तो फिर उसके बाद आप देखें कि क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने उठा के जो एंटनी ब्लिंकन वहां पहुंचे और उन्होंने कहा मैं एक यहूदी बच्चे के तौर पर यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ जो है वो आपके साथ आया हूँ। अब ये मसला यहाँ ये है कि ये जंग जो है, अगर कौमें, ये दो ही तरीके हैं, या तो पूरी फलस्तीनी कौम को आप शफ़े हस्ती से मिटा दें, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि इसके कुरान में शवाहिद मौजूद हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप इस जंग को रोक नहीं सकते। अमेरिका नहीं, अमेरिका का बाप भी साथ खड़ा हो जाए, ये जहाद का जज्बा है, ये नहीं रुकेगा, ये याद रखिएगा। और ये एक किबला अव्वल का मामला है और इसमें पूरी दुनिया के मुसलमान चाहें या ना चाहें वो घसीटे जाएंगे। और ये देख लीजिए कि अब्राहम अकॉर्ड की बात आप करें, जब इन्होंने ये बात की और उसके बाद कहा कि जी वो आर्जी जंग बंदी हो गई है और 3 उसके जो फेजेस थे वो रखे, मैंने उसी वक्त अपने व्लॉग में भी कहा और टीवी इंटरव्यूज में भी कि ये पहले फेज में ही धोखा देंगे। और वही हुआ कि जिस दिन वो पहला दिन था उसी दिन इजराइल ने धोखा दिया। अब इजराइल की जो पुष्ट पनाही है उसको ये समझ आ गया कि अमेरिका जो है अब बाइडन इंतजामिया से ज्यादा मेरे पीछे खड़ा है, वरना इजराइल की ऐसी हिम्मत नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, इजराइल को एक जो हमास थी ना वही पड़ गई थी उनको। इजराइल को जब ईरानी के रॉकेट पड़े थे तो उन्होंने हाइपरसोनिक रॉकेट उन्होंने उड़ा के रख दिया था, वहां रोने और मातम का समा था। लेकिन मसला यहाँ ये है कि ये सारी चीजें देखते हुए एक मुल्क जिसने जो है वो उसको आलमी दहशतगर्दी की अदालत में लेके गया, उसका नाम साउथ अफ्रीका है, जो मुसलमान मुल्क नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से दीगर ममालिक ने उनको, जो लैटिन अमेरिकन कंट्री थे, बोलीविया ने और दीगर ममालिक ने, उन्होंने निकारागुआ ने और दीगर जगह में उन्होंने वो इनको आड़े हाथों लिया। लेकिन हम लोग कहाँ खड़े हैं? और अभी जिस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है अमेरिका के अंदर के, जी अगर कोई होगा उसको हम मुल्क बदल कर दिया जाएगा, उसको ये कर दिया जाएगा, इसका मतलब है कि ये आप साइंस ऑफ वीकनेस हैं, यानी कि आप मॉरली वीक हो चुके हैं, पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, आप वाहिद हैं जो जाके वीटो करते हैं और जाके पूरी दुनिया आपके मुखालिफ। लेकिन साथ ही साथ ये है कि ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं। इजराइल एक दहशतगर्द रियासत है और उसका जो सरबराह है वो दहशतगर्द डिक्लेयर्ड है। उनके यहाँ एक बाकायदा जेनोसाइड किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि वहां बसने वाले जो क्रिश्चियन हैं उनका भी तबाह किया जा रहा है। ना वो बच्चों को देखता है, ना वो अस्पतालों को देखता है, ना वो किसी औरत को देखता है, ना वो किसी हमला को देखता है। वो हर किस्म के इंसानी कवानीन, जनीवा कन्वेंशन, हर किस्म की जो वायलेशन हैं इंसानी हकूक, वो पामाल कर देता है। लेकिन पूरी दुनिया मिल के जो है वो सिर्फ ये इंसानियत का तमाशा देख रही है। जो तातारियों ने नहीं किया वो आज हो रहा है, जो खोपड़ियों के मीनार तामीर किए गए वो आज गजा के अंदर तामीर हो रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, हम सब ने इस पर अगर हमने आवाज बुलंद करनी। और मैं ये देख रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक मरतबा फिर सऊदी अरब के दौरे पर आ रहे हैं और इससे पहले भी जब वो सऊदी अरब गए थे इस हवाले से या इवन वो बाकी ममालिक में भी किसी भी जगह पे जाके कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं, वो फ़लस्तीन का मसला ज़रूर उठाते हैं, इस पर आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, ये इस वक्त जो है अब हम सबको मिलकर आवाज़ बुलंद करनी है कि एक मरतबा फिर जो है वही बेईमाना काम, वही कत्ले आम और मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी, जंग बर्दी की सरीहन खिलाफ वर्जी, इससे तो आलमी अमन जो है, पूरा मशरक़ वस्ता जो है वो दाव पे लग जाएगा। जी देखें नजम साहब, बात इस तरह है कि आई थिंक अब्दुल्ला भाई ने बड़ा जबरदस्त आता किया है पूरी सिचुएशन का। तो वो जो हॉस्टेजेस उन्होंने छुड़वाने थे उसके लिए उन्होंने एक थोड़ा सा एक टेक्टिकल मैनूवर किया, टेक्टिकल पॉज था, बट दिस वाज एन ऑपरेशनल पॉज, दिस वाज नेवर काइंड ऑफ सीज फायर। जी इसका तो मैं सीज फायर मानता भी नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि अभी हमने बात की है कि आवाज उठानी चाहिए। देखिए अभी बात आवाज से जरा थोड़ी सी आगे चली गई है। जी आवाज उठाएंगे
उन्हीं कानों को आपने सुनानी है जो सुनना नहीं चाहते। वॉशिंगटन की जो अभी प्रेजेंट पॉलिसी है विद प्रेसिडेंट ट्रंप, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का सारे लोग कहते हैं जी एंटी वॉर है। एटलीस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो एंटी वॉर है या नहीं है। वॉर तो अफगानिस्तान में भी खत्म हो गई, वॉर तो इराक में भी खत्म हो गई। हमें चाहिए प्रो पीस ट्रंप, जो पीस को चांस दे। वॉर का खत्म करके अगर आपने गाजा को खत्म करके वहां पे कोई समुद्र के किनारे एक नया याशी के अड्डे बनाने हैं, तो वो फिर उस वॉर का खात्मा क्या है? पीस। देखिए सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि एंड स्टेट जो है पैलेस्टाइन की, जो भी एक्सेप्टेबल एंड स्टेट है, जो फलस्तीन के लोगों को जो चाहिए, चाहे 2 स्टेट सॉल्यूशन है या व्हाटएवर, जो उसकी कंटिग्यूटी है, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है, उस एंड स्टेट को डिक्लेयर करे और तमाम ताकतों को उस पे पहले मनाए कि जी ये एंड स्टेट है जो इजराइल ने अबाइड कर दी है। नेतन्याहू देखे जुल्म करता रहेगा, उससे अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को भी एड्रेस कर रहा है। ही नोज इट कि वहां पे उसके ऊपर प्रेशर है, फॉर राइट उसके अगेंस्ट हुई है। उसने वॉर के बीच भी अपनी मोदी की तरह देखे ना, ये वॉर मॉन्गरिंग करके, वॉर की फियर्स अपने लोगों के सामने क्रिएट करके वॉर के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं और वॉर की वोट लेते हैं। वेस्ट की भी आप देखें, उसके भी डबल स्टैंडर्ड है। जहां तक रशिया और यूक्रेन का मामला है, तो अमेरिका अगर थोड़े से आंखें दिखाता भी है, क्योंकि उन्होंने तो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी रखी हुई है और कैरेट कम ही है, स्टिक ही स्टिक है, तो वेस्ट अपनी भी एक पोजीशनिंग दिखाता है जी। कभी यूके में कॉन्फ्रेंस हो जाती है। अच्छा, कई दफा अमेरिका इस इशू से मैं थोड़ा सा वापस अगर पाकिस्तान की तरफ आऊं और दोबारा हम चले जाएं उन इलाकों की तरफ जहां पर बहुत बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर और कानूनी तौर पर भी इवन जो है इजाज़त के साथ भी अफगान बाशिंदे मौजूद हैं। अब अगर आज की रात को हम निकाल दें तो पीछे 12 दिन रह जाते हैं अफगान बाशिंदों को, जो कहा गया कि आप वापस चले जाएं। आप कितना अहम समझते हैं इस स्टेप को, अगर हम यहाँ पर अमन को बरकरार रखना चाहते हैं और जो इमिग्रेशन का एक सिस्टम है उसको बाकायदा लागू किया जाए, जो भी यहाँ पर आए बाकायदा रजिस्टर्ड होके आए, बाकायदा उसका रिकॉर्ड मौजूद हो, और जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर या इवन कानूनी तौर पर मौजूद हैं वो अपने वतन को वापस जाएं? जी बिल्कुल नजम साहब, यही तो चीफ फॉरेन स्टाफ ने अपनी जो स्पीच की है, जो ब्रीफिंग दी है उन्होंने पार्लिमानी कमेटी को पार्लियामेंट के अंदर, ये जो हार्ड स्टेट है वो यही है कि दिस इज 3 ही स्टेट्स होते हैं, या बनाना रिपब्लिक्स होती हैं, या सॉफ्ट स्टेट है, या हार्ड स्टेट है। तो हम सॉफ्ट स्टेट बने हुए थे, जिसका दिल करता था वो इधर उठ के आ जाता है, जिसका दिल करता है चला जाता है, कोई अपनी पॉलिसी। हार्ड स्टेट यही होती है कि देखिए पाकिस्तान का एक पर्पस है ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वहां पे हमने अपनी चीजों को अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक रहना है। फिर पाकिस्तान के हर स्टेट की तरह पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, ये हिंड्रेंस है हमारे टू अचीव आवर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, या हमारी जो प्रायोरिटीज है, हमारे जो वाइटल इश्यूज हैं। देखिए ना, अब हमारी इस वॉर के ऊपर इतनी तवज्जो चली गई कि हम अपना घर ही सीधे कर, हमारे जो और इश्यूज है, अभी कश्मीर पे हम जिस एफर्ट पे हमें जाना चाहिए था, हम उस तरफ तवज्जो ही नहीं दे पा रहे। डेलिबरेटली हमें एक नए फितरे में डाल दिया गया है जी, और इस फितरे से जान छुड़वाएंगे तो हम अपने कोर इश्यूज के ऊपर आएंगे। इसी फितरे से वो हमारी पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं कि ये न्यूक्लियर पे कंप्रोमाइज करें, कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज करें। तो जो भी स्टेप है, अगर स्टेट ने डिसीजन ले लिया, इट इज अ वेल थॉट आउट डिसीजन, इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। यही वो चीजें हैं, जब विल ऑफ द स्टेट आप जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो एवरीबॉडी विल मेक फन ऑफ यू। तो अभी ये बहुत जरूरी है हमारे जॉब इसके हवाले से अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो अफगान बाशिंदों की वापसी का कहा जा रहा है, इसके हवाले से एक दरख्वास्त ये की जा रही थी कि हमारे पास जितने यहाँ पर मकानात हैं, या हमारे पास डोर डंगर हैं, या हमारे पास बाकी इमलाक हैं, सामान है, हम उसको बेचना चाहते हैं, हमें मुद्दत दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखिए ना कि ये तो पिछले नवंबर पिछले बरस से ये मुहिम चल रही है, बाकायदा तौर पे ऐलानात किए जा रहे हैं, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। तो अगर कोई जाना चाहता था तो उसको इस पूरे अरसे में इंतज़ाम कर लेना चाहिए था। जी बेसिकली तो बात यही है कि ये वो लैतो लाल से काम लिया जा रहा है। कोई भी दुनिया के अंदर मुल्क हो, वो आपको वीज़ा देता है, वहाँ की एक पॉलिसी होती है। अगर आपने नेशनलिटी लेनी है या आपने जो है परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, तो उसका एक तरीकाकार होता है, वो तरीकाकार फॉलो करें, बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान का एक कानून मौजूद है, उस कानून के तहत करें। लेकिन किसी भी दुनिया के अंदर ये तो नहीं होता कि आपका जो है ना कोई वीज़ा हो, ना आपका कुछ हो, आपने बस आके यहाँ, ये कोई वो पाकिस्तान सराय का तो नहीं है पोजीशन। पाकिस्तान सिर्फ वहाँ भी सराय में भी लोग आते हैं तो शनाख्ती कार्ड मांगते हैं,
आते हैं, पूछते हैं, होटल में भी ठहरते हैं, तो पहले आपसे पूरा आपका हदूद अरबा लिया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो आना चाहता है बिस्मिल्लाह वो जरूर आए, लेकिन कानूनी तरीके, गैर कानूनी तरीके के साथ, चाहे वो अफगानी है, अच्छा, चाहे वो आप अफ्रीकी इस हैं। चीज को किस तरह देखते हैं? जिस रोज ये पार्लिमानी कमेटी हो रही थी कौमी सलामती की, उसी रोज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आप बाकायदा तौर पर इनको जो अफगान शहरी हैं इनको पाकिस्तान की शहरियत दे दें। ये कितनी जस्टिफाइड बात है? मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब ज्यादातर जो बातें करते हैं वो मेरे ख्याल में सोचे समझे बगैर करते हैं। बहुत अच्छे वो मज़ाहिया शख्सियत के मालिक भी हैं, और वो मजाक मजाक में शायद ये बातें करते होंगे, क्योंकि ये कोई आदमी मेरे ख्याल में जो जरा सीरियस हो या वो जरा चीजों को गौर करे तो वो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता। कितने लोगों को पाकिस्तानी शहरियत अफगानिस्तान ने दे दी है, जिसके इश्क में हम जो है वो मरे जा रहे हैं। मसला ये है कि अफगानियों का मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ। बिल्कुल सही। हमने अंसारे मदीना का किरदार अदा किया। मेरी फैमिली से ज्यादा कौन जानता है अफगानियों के मुतल्लिक। लेकिन मसला यहाँ यह है कि मुझे अपना मुल्क अजीज है। मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मेरा मुल्क अफगानिस्तान नहीं है। मैं पश्तून जरूर हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी पश्तून हूँ, और मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है। मैं यही मरूंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मसला यहाँ यह है कि ये पाकिस्तान है। अगर हमें कोई बहुत ज्यादा है तो अली अमीन गंडापुर से कहें कि जितने लोगों को यहाँ शहरियत मिलती है, जरा अफगानिस्तान से भी पूछ लें कि क्या इतनी ही वो शहरियत जो है वो पाकिस्तानियों को देने के लिए तैयार है, या दीगर ममालिक से आए हुए लोगों को। और अगर उसका जवाब जो है वो नफी के अंदर है, तो फिर मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब को अपनी बात के ऊपर असर नौ जायजा लेना चाहिए, और इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान बतौर एक चीफ मिनिस्टर के उनको जेब नहीं देते। शबीर अहमद खान साहब, इस वक्त कोई ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कोई दूसरा मुल्क जो है वो मुहाजिरों फिर वो बाकायदा तौर पे उनको शहरियत दे, उनको रख ले? अब हमारे पास तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए, स्मगलिंग के मसाइल अपनी जगह पे, अमान के मसाइल अपनी जगह पे, ये तमाम मसाइल तो अपनी जगह पे। हम अफगान शहरियों को कह रहे हैं भाईजान बहुत होगी चले जाएं, दुरुस्त कह रहे हैं, शहरियत देने की बात की जा रही है, सही है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं सही। देखिए जी, अफगान यहाँ पर आए थे तो वो एज ए अब कहते हैं महाजिन के तौर पे, इसलिए कि वहाँ पे जंग की हालत थी सही। और पनाह गुज़ीन के तौर पे आए थे। लेकिन अब वो अफगानिस्तान के हालात बदल गए हैं। पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स के हवाले से हम तो सिर्फ ट्रंप को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं ना, कि वो कहता है मैं मैक्सिकन बॉर्डर पे दीवार खड़ी कर दूंगा, या अब वो सख्ती करेगा, ये कुछ ममालिक का वो जिक्र कर रहा है। यूरोप भी आपने देखा कि वो अब वो सॉफ्ट नहीं रहा उतना उस अंदाज से, वहाँ से भी लोगों को अब दुनिया में नहीं बर्दाश्त बाहर उसकी से वजह- लोग बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह कि इंटरनल जो आपका सिस्टम है ना, एक बात हमें अब करने की ज़रूरत है। वैसे अफगानिस्तान को ये बावर करने की ज़रूरत है इस वक्त हमारी फॉरेन ऑफिस को, कि अगर ये कहा जाता था कि एक स्टेबल अफगानिस्तान पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, तो एक स्टेबल पाकिस्तान अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है। सही। अफगानिस्तान की जो तरक्की है ना, वो जुड़ी हुई है पाकिस्तान की तरक्की के साथ। प्रॉक्सी ना बने ना, इंडिया की प्रॉक्सी बनेंगे बिल्कुल ना बने। तो फिर आपको नहीं लगेगा ये बिल्कुल ना। अब कोई दुनिया बर्दाश्त नहीं करती। नहीं बहुत बहुत कर- शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड साहिद महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रदर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यही कहना है अपने अफगान दोस्तों को, अपने मेहमानों को, अपने भाइयों को, हमने बहुत मेज़बानी कर ली, अब 12-13 दिन बाकी हैं। आप वहाँ पे एक आपके ख्वाबों के मुताबिक एक इस्लामी हुकूमत कायम है, एक मुस्तहकम हुकूमत कायम है, जो आप चाहते हैं। आप कहते हैं वहाँ पर करप्शन भी नहीं है, आप कहते हैं वहाँ पर बड़े मेरिट पे सारे काम हो रहे हैं, वहाँ पर वसी ज़मीन है, पाकिस्तान के तकरीबन बराबर रकबा है, 1/3 आबादी है वहाँ पर। तो भाई जाएँ वहाँ पर काश्तकारी करें, अपने मुल्क को आबाद करें। हमने बहुत मेहमान नवाजी कर ली, हमें अस्सलाम वालेकुम कहें, हमें भी जीने का हक दें, हमें भी ज़िंदा रहने का हक दें, हमें भी कारोबार का हक दें। तो आप तशरीफ़ ले जाएँ, आपसे यही दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।